जो कल का टॉपिक था वो था आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, है ना, जिसमें कि हमने बात की थी ट्रेडिशनली कि किस तरीके से मैंने उसमें मार्केट को हम लेते हैं, जो हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन देखी थी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, आज जो हम देखेंगे अब वो देखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो आप लोग के अकॉर्डिंग क्या होगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या चीजें रखी जाएंगी? ट्रेडिशनली तो हमने देख लिया था कि आपका एरिया आ जाता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन का टॉपिक भी आया था। तो अब मॉडर्न बेसिस पे हम किन चीजों को मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे देने वाले, मतलब कि मार्केट मॉडर्न पॉइंट ऑफ ऑनलाइन व्यू से बिजनेस को, क्या चीज? ऑनलाइन ऑनलाइन और गेस करिए। मेरी आवाज तो सही पहुंच रही है ना आप तक? क्योंकि अहमद आपकी आवाज मेरे पास आ नहीं रही है जो आप बोल रहे हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये हाँ ठीक है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट टाइप। ओके, और क्या हो सकता है मॉडर्न मार्केट में? आपके मॉडर्न मार्केट में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कोई आइडिया? चलो देखते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है आप लोगों को। क्लासिफिकेशन ऑफ अ मॉडर्न मार्केट में बोला है द मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर ओरिएंटेशन। ठीक है, बिकॉज इन मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम कंज्यूमर इज द किंग पिन एंड डिराइविंग फोर्सेस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बात यहाँ पे बोली गई है। ट्रेडिशनली मार्केट का कॉन्सेप्ट, क्या कह रहे हो? ओके, ट्रेडिशनली हम बात करते थे कि प्रोड्यूसर जो बनाएगा मार्केट में हम उसी की सेल करेंगे, वही सामान बिकेगा। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो कंज्यूमर चाहता है वही सामान बनाया भी जाएगा और वही सामान बेचा भी जाएगा। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करता है? कंज्यूमर ओरिएंटेशन के ऊपर इसका मेन कॉन्सेप्ट है। Accordingly, the marketing expert have identified market based on such के हिसाब से board-based classification, namely consumer, business, global, and non-profit and government markets. ठीक है, मॉडर्न बेसिस आपका कंज्यूमर के ऊपर है, बिजनेस फील्ड या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैसे होती हैं उस पे है, ग्लोबल बेसिस पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे होती है नॉन प्रॉफिट मार्केट, एंड गवर्नमेंट मार्केट की तरह से हम इसकी क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। एक एक चीज को लेते चलते हैं। पहला टॉपिक क्या है आपका? कंज्यूमर मार्केट का। कंज्यूमर मार्केट में क्या चीजें होंगी, सोचो। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपकी कंज्यूमर मार्केट, उसमें क्या आएगा? अभी हमने देखा कि आपकी जो मॉडर्न बेसिस है वो एक तो आपका कंज्यूमर के बेसिस पे, दूसरा आपका बिजनेस, तीसरा है ग्लोबल, एंड उसके बाद आता है नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट। तो आपके कंज्यूमर के हिसाब से क्या चीजें रखी जाएंगी एज पर कंज्यूमर मार्केट? क्या मतलब होगा इसका? माइक ऑन कर लो आकांक्षा। कंज्यूमर के हिसाब से उनके जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स है वो रखे जाएंगे, लाइक उनके डे टू डे लाइफ में उन्हें जितनी चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजों से प्रेजेंट की जाएंगी। ठीक है, सेम चीज आपकी यहाँ पे भी आती है कंज्यूमर मार्केट का, ये सेम मतलब है आपका। दीज मार्केट स्पेशलाइज इन सेलिंग मास कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, इस मार्केट में जो कंज्यूमर चाहता है, जो उसके कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं, वो यहाँ तक कि नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे स्पेस दिया जाता है।
उसके बाद कहता है एंड सर्विसेज डिवोट्स गुड डील ऑफ टाइम in an attempt to establish a superior brand image. सीधी बात इतनी है कंज्यूमर मार्केट में, जो कंज्यूमर चाहता है, जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, जो ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, वो सारे के सारे आपके कंज्यूमर मार्केट में प्रेजेंट किए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपका किसका, कंज्यूमर मार्केट का। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो, जैसे टेलीविजन, साउंड सिस्टम, वॉशिंग मशीन, Yes, ma'am. फैन एंड वन हैंड, टी, कॉफी, टी पाउडर, समथिंग, मतलब कि ऐसी चीजें जो कि कंज्यूमर डेली बेसिस पे इस्तेमाल करता है। वो तो हो गया आपका कंज्यूमर मार्केट। सेकंड आता है आपका बिजनेस मार्केट। तो बिजनेस मार्केट में क्या चीजें होंगी, कंज्यूमर में समझ में आ गया, जो कंज्यूमर चाहता है वो हो गया। तो बिजनेस मार्केट में बिजनेस मार्केट में क्लोथ्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है? क्लोथ्स, अच्छा, और देखो, बिजनेस मार्केट जो है, जो बिजनेस है मेनली अगर हम बात करें तो वो दो लोगों से चलता है, एक बायर से और दूसरा आपके सेलर से। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो दोनों को दी जाती है, चाहे वो आपके बायर्स हो या चाहे वो आपके सेलर्स हो। बिजनेस मार्केट में बोला गया है दिस इज अ मार्केट ऑफ बिजनेस बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स की प्रॉपर एक मार्केट होती है। उसके बाद कहता है बिजनेस बायर्स बाय गुड्स विद अ व्यू टू मेक और रीसेल अ प्रोडक्ट टू अदर एट अ प्रॉफिट। अगर हम बायर्स के मोटिव पे देखें, जो खरीदार है गुड्स के, उसके मोटिव पे देखें, तो वो चीजों को अगर खरीदता है, बिजनेस मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे, कंज्यूमर मार्केट की बात नहीं हो रही। ठीक है, बिजनेस मार्केट में अगर कोई बायर सामान खरीदता है तो इस पर्पज से खरीदता है कि वो उस प्रोडक्ट को दोबारा से सेल करे, साथ ही साथ उसके बेसिस पे प्रॉफिट को अर्न करे। एग्जाम्पल ले सकते हो आप यहाँ पे रिटेलर्स का। रिटेलर क्या होते हैं, एक तरह के बायर होते हैं, किसके लिए, होलसेल मार्केटर्स के लिए, जो कि सामान को खरीदते हैं ताकि वो उसको रीसेल कर सके और साथ ही साथ प्रॉफिट उस पर अर्न कर सके। Therefore, business marketers are the effective demonstrator as to how their product will help the buyer in getting higher revenue or lower cost. जिसकी वजह से ये मार्केट क्या करती है, आपकी कस्टमर्स को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है कि वो अपने प्रोडक्ट को हाई रेवेन्यू एंड लेस कॉस्ट में सामान को खरीद सके। ठीक है, बिजनेसमैन प्रॉफिट कब उठाएगा, जब वो सस्ते में सामान खरीदेगा और महंगे में सामान बेचेगा। ठीक है, उसी कंडीशन में बायर्स क्या हो सकते हैं, अपना प्रॉफिट उठा सकते हैं। ये बात हमने यहाँ पे बायर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी। अब देखो, हर चीज बायर के हिसाब से तो नहीं होती, जैसे सेलर्स भी हैं, तो यहाँ पे हमें सेलर्स के हिसाब से भी मार्केट को देखना पड़ता है, क्योंकि अभी हमने आगे की स्टार्टिंग में देखा कि बिजनेस मार्केट आपकी बायर एंड सेलर दोनों को साथ में लेकर चलती है। इसमें बोला गया है therefore companies selling business goods and services often face well trained and well informed professional buyers who are skilled in evaluating competitive offerings। अब देखो, अगर आपकी एक दुकान है, आप होलसेल में ट्रेड करते हो और आपके पास काफी सालों से जो एक्सपीरियंस्ड बायर है वो आते हैं और आपसे सामान खरीदते हैं, तो इसका प्लस पॉइंट किसको मिलता है, सेलर्स को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि उनके पास पहले से ही वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल बायर्स हैं, जो कि मार्केट कंडीशन को समझते हैं, मार्केट कंडीशंस को जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि किस तरीके से वो मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी एक इमेज बना सकते हैं मार्केट के अंदर, कंपटीशन को क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें बोली जाती। तो मार्केट आपकी बायर्स एंड सेलर दोनों के बेसिस पे काम करती है। क्लियर हो गया इतना? स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ठीक है, ये हो गया आपका बिजनेस मार्केट। उसके बाद आती है आपकी ग्लोबल मार्केट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा आपका इसमें ग्लोबल मार्केट का। अब ग्लोबल मार्केट में क्या हो सकता है, नाम से क्या समझ में आ रहा है, नाम से क्या एज्यूम कर सकते हो ग्लोबल मार्केट का मतलब? सोचो कुछ। ग्लोबल का मतलब होता है एक तरह से देखा जाए तो इंटरनेशनली, ठीक है। ग्लोबल का मतलब क्या होता है आपका, इंटरनेशनली। तो इसका मतलब क्या रहा होगा, मीनिंग क्या हो सकता है इस मार्केट? मैम पूरी इंटरनेशनल की मार्केट ले सकते हैं। कुछ मार्केट ऐसे जो इंटरनेशनली ट्रेड करती हूँ, ठीक है। बायर एंड सेलर पूरे वर्ल्ड वाइड इन कंट्रीज में आपके देखे जाते हैं, ठीक है। इसमें देखो पॉइंट क्या लिखा हुआ है इस इंटरनेशनल के ग्लोबल में। ग्लोबल मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। द कंपनी सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द ग्लोबल मार्केट प्ले ग्लोबल गेन इन्वॉल्विंग डिसीजंस एंड चैलेंजेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी बायर एंड सेलर पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड करता है। वर्ल्ड वाइड मतलब कि सिर्फ इंडिया में ही सामान नहीं बेचा जाएगा, हम अमेरिका में, हम चाइना में, हम बाकी अदर कंट्रीज में भी जा जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, सर्विसेज को सेल करेंगे। तो ये क्या हो जाती है आपकी ग्लोबल मार्केट के अंदर, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका, ग्लोबल नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट। इसमें क्या होगा, नॉन प्रॉफिट एंड ग्लोबल मार्केट। नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट। मैम नॉन प्रॉफिट का मतलब ये समझ में आ रहा है जिसमें कोई प्रॉफिट ना हो, जैसे लाइक सेल। हाँ, मतलब कि कुछ ऐसा जिसमें कि सेल होता हो, प्रॉफिट उनका मेन मोटिव ना हो, है ना। यस मैम। एंड ठीक। गवर्नमेंट मार्केट कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ अपने रेगुलेशंस हटा के उन मार्केट्स को, जैसे हम ट्यूसडे थर्सडे उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज इसके अंदर आपकी बताई जाएगी। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि सामान को बेचती हैं, लेकिन उनके पीछे उनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, ठीक है। इसमें लिखा है कंपनी डू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एनजीओ वगैरह को वो अपना सामान बेचती हैं, उनको कह सकते हो कि आप डोनेट करती हैं, जैसे कि टेम्पल, चर्च, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ तक कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है ऐसे जिसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन ना, जैसे कि 10 रुपए का कोई सामान बना है तो वो क्या करेंगे कि 10 रुपए में ही उसको बेचेंगे, ये उनका मोटिव होता है। ऐसे नहीं कि 10 रुपए की चीज को 12 रुपए या 15 रुपए में बेचे, ये चीज नहीं होती। वो क्या करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को अपना सामान सेल करते हैं या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सेल करते हैं। और किस तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं, वो आपके लोकल हो सकते हैं, स्टेट हो सकते हैं और सेंट्रल लेवल पे भी हो सकते हैं। The companies that market their products and services have to consider the price aspect because these buyers have limited purchasing power, ठीक है। जब कंपनी इन लोगों को अपना सामान बेचती है तो उस टाइम पे प्राइस लेवल, जो एक्चुअल प्राइस लेवल होना चाहिए उतना ही सेट किया जाता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि उनके जो बायर्स है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, मतलब कि उनके पास जो परचेसिंग लिमिट होगी, सामान खरीदने की जो कैपेबिलिटी होगी वो क्या होगी, लिमिटेड इन नेचर होगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? अभी तक में टॉपिक में कोई भी डाउट? ये आपकी चल रही थी क्लासिफिकेशन की मार्केट दो पार्ट में क्लासिफाई की जाती है। एक तो हो गया था आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो कि हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, और एक हो गया आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर।
मार्केट स्ट्रक्चर कितने टाइप की होती है? कोई आइडिया है इसका? टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मैम ओलिगोपोली तो कंपटीशन में आ जाएगा। नहीं नहीं, ये इसी के स्ट्रक्चर में ही, वो मार्केट स्ट्रक्चर में ही आएगा। और कौन कौन सी होती है? एक तो ओलिगोपोली होगी और मोनोपोली, हम्म मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। एक और रह गई कोई? वैसे हैं तो दो, पर कोर्स के अकॉर्डिंग आपको 4 ही पढ़नी है। परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। कौन सी रहेगी आपकी? परफेक्ट कंपटीशन। अब आता है आपका टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। कितने टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होती है? तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है अ वैरायटी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर विल कैरेक्टराइज इन एन इकोनॉमी, ठीक है। एक इकोनॉमी में कई तरह के मार्केट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकते हैं। सच मार्केट स्ट्रक्चर essentially refers to the degree of competition in a market। ये क्या करते हैं? एक मार्केट में कंपटीशन का लेवल क्या है उसको ये डिफाइन करते हैं, उसको ये रेफर करते हैं। There are other determinants of a market structure such as the nature of a goods and product के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया जा सकता था। The number of sellers के हिसाब से डिपेंड करता है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कौन कौन उसको खरीदने वाला है उस पर डिपेंड करता है। द नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड अदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या करता है? डिपेंड करता है। ये सारे हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। One thing to remember is that not all these type of market structure actually exist। जरूरी नहीं है कि जितने भी टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे या देखेंगे वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते भी होंगे। Some of them are just theoretical concepts। कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या है? कुछ टाइप ऐसे हैं जो कि आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर आते हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं? इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका टाइप होगा, जो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपका कवर होगा, वो होगा आपका परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। पहला कौन सा होगा आपका? परफेक्ट कंपटीशन। क्या लगता है परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होगा आपके लिए? परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके की मार्केट इंक्लूड होगी? मैम दोनों बायर एंड सेलर, मतलब सेलर्स जो होंगे वो एक से बढ़कर एक होंगे। एक से बढ़कर एक होंगे मतलब? आई मीन अभी हमें वैसे पढ़ना है, इसके बारे में अभी हम डिटेल स्टडी प्रॉपर करेंगे। तो अभी क्या लगता है कि परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होगा? भूल गया मतलब टॉपिक्स क्लास 12 के, कोई बात नहीं। परफेक्ट कंपटीशन हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका मोनोपोली, ठीक है। दो हो गए आपके। तीसरा हो जाएगा आपका मोनोपोलिस्टिक, थर्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी लिख सकते हैं साथ में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट हो जाएगी आपकी प्रॉपर। उसके बाद फोर्थ आएगा आपका ओलिगोपोली। एक और होती है पर अभी आपके कोर्स में ही उसको इंक्लूड नहीं किया गया, वो होती है आपकी एलिगोपोली, ठीक है। टोटल 5 टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, पर अकॉर्डिंग टू द कोर्स हमें सिर्फ 4 के बारे में पढ़ना होगा। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। इसमें किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है इन चारों में? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन? यस मैम। अब एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ने की ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी आपकी परफेक्ट कंपटीशन की। तो जो फर्स्ट मार्केट होगी आपकी वो होगी परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है एक इस टाइप की मार्केट जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे,
ठीक है, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल या परचेज किया जाता है वो एटलीस्ट सेम क्वालिटी का होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक एग्जांपल लेने की, तो लखनऊ की जो अमीनाबाद की मार्केट है, आप उसको एज एन एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। वहां पे क्या होता है, बहुत सारी दुकानें होती हैं, है ना, सेम प्रोडक्ट वो डील करते हैं। जो प्रोडक्ट आपको पहली दुकान पे मिलेगा, सेम प्रोडक्ट आपको दूसरी दुकान पे भी देखने को मिलेगा। इवन जो कॉस्ट, जो प्राइस होगा उस प्रोडक्ट का, वो भी हर दुकान पे क्या होता है, सेम होता है। तो वो क्या कहलाती हैं, आपकी परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट्स कहलाती हैं। ठीक है, अगर इसमें हम देखें क्या क्या पॉइंट है आपके, तो इसमें कहता है इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। मेन चीजें क्या क्या है याद रखने की, वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कह रहा है कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों क्या है आपके लार्ज नंबर में है, बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद कहता है ऑल द सेलर्स ऑफ द मार्केट आर स्मॉल सेलर इन कंपटीशन विथ ईच अदर। मतलब कि जितने भी सेलर होते हैं वो स्मॉल सेलर होते हैं कंपटीशन में, मतलब कि कंपटीशन लेवल उनके अंदर कम होता है। सोचो, खुद एज्यूम करो, अगर पहली दुकान पे कोई सामान 10 रुपए का मिल रहा है, दूसरी दुकान पे भी वो सामान 10 रुपए का ही मिलेगा, तो जो लेवल ऑफ कंपटीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर स्केल पे हो जाएगा। उसके बाद there is no one big seller with any significant influence on the market। ठीक है, इसमें कहता है there is no one big seller, कोई भी बहुत बड़ा सेलर नहीं होगा जो किसी को भी मार्केट में अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, so all the firms in such a market is a price taker। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जितनी भी दुकानें या जितनी भी फर्म यहाँ पे होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, आपकी प्राइस टेकर होंगी। ये चीजें भी आपको क्लियर करनी है। ठीक है, प्राइस टेकर का मतलब होता है, देखो दो चीजें होती है, एक होती है फर्म, एक होती है इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है आपकी, एक ह्यूज, ये मान के चलो फॉर एग्जांपल अगर हम लें फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, एग्जांपल है आपका फिल्म इंडस्ट्री, जिसके अंदर फर्म्स इंक्लूड होती है, जैसे कि बॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया, ये सब क्या है, उसके पार्ट हैं, उसके हिस्से हैं, तो इनको हम फर्म बोलते हैं। और जो ऐसा ह्यूज अमाउंट है, जो कि पूरा सबका कॉम्बिनेशन है, वो क्या कहलाती है, आपकी इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो इंडस्ट्री प्राइस सेट कर देती है कि ये प्रोडक्ट 10 रुपए में बिकेगा, तो सारी की सारी फर्म उसी प्राइस पे उस प्रोडक्ट को सेल करती। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि परफेक्ट कंपटीशन में जितनी भी फर्म्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं, आपकी प्राइस टेकर्स होती हैं। उसके बाद कहता है देयर आर सर्टेन assumptions when discussing about the perfect competition। परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो काफी सारे assumptions इसमें निकल के आते हैं, जैसे कि पहला आपका आ जाएगा इसके अंदर ये वाला, द प्रोडक्ट ऑन द मार्केट आर होमोजीनियस। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, ये प्रोडक्ट आपके सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, कलर सेम होता है, क्वालिटी सेम होती है, उसके प्रोडक्ट की साइज, स्मेल, हर चीज जो भी उस प्रोडक्ट के बारे में है वो सब क्या रहता है, इसमें सेम होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वो आता है ऑल फर्म्स ओनली हैव द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितनी भी फर्म्स यहाँ पे होती हैं उन सब का जो मोटिव होता है, उन सब का जो मकसद होता है वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, यहाँ इनका मेन मोटिव होता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, दैट इज देयर आर नो बैरियर। कोई भी कंपनी कभी भी विजिट कर सकती है, कभी भी एंटर कर सकती है, और जब उसका मन करे तो अपने बिजनेस को बंद करके वो मार्केट को छोड़ के एग्जिट भी कर सकती है। मतलब किसी तरह की कोई बैरियर नहीं होता कि यहाँ पे 10 लोग ही मार्केट कर सकते हैं या 20 लोग ही मार्केट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी लिमिट उनके लिए नहीं होती। लास्ट कॉन्सेप्ट कहता है and there is no concept of consumer preference। consumer preference करने का यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता।
अब क्लियर है परफेक्ट कंपटीशन? एग्जाम्पल यहाँ पे याद रख सकते हो आप अमीनाबाद का, ठीक है, जिससे कि आप चीजों को रियल में उस चीज से समझ सको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका एग्जाम्पल हो गया ठीक है। अभी कोई डाउट इसमें परफेक्ट कंपटीशन में? ओके, नेक्स्ट मार्केट देखते हैं। अभी देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना ही है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन का पूरा एक चैप्टर है जिसमें आपको इक्विलिब्रियम से लेके हर एक चीज पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट आती है मार्केट आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके अंदर क्या है, मीनिंग क्या होगा मोनोपोलिस्टिक का? सोचो, मोनोपोलिस्टिक कुछ आइडिया? मोनोपोलिस्टिक, मैं मोनोपोली तो जानती हूँ लेकिन मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, कोई बात नहीं। मोनोपोलिस्टिक ऐसी कंपटीशन होता है जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। एग्जांपल ले सकते हो किसी भी चीज का, जैसे कि साबुन वगैरह हो गया, सोप्स, ठीक है। कितनी सारी कंपनियां हैं जो साबुन बनाती हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी लक्स हो गया, डव हो गया, डेटॉल हो गया, लाइफ बॉय हो गया, ऐसे कि अनलिमिटेड कंपनीज हैं जो कि उस प्रोडक्ट को बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, उनके प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस होने का मतलब है दिखने में भी अलग होते हैं, शेप में, साइज में, प्राइस में, हर चीज में क्या होते हैं, डिफरेंट इन नेचर होते हैं। यहाँ तक कि बोला जाता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कट थ्रॉट कंपटीशन चलता है, गला काट प्रतियोगिताएं। मतलब कि हम किस तरीके से ऊपर हो सकते हैं या हम किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये चीजें किसके अंदर देखी जाती है, आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखी जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट्स। इसमें कहता है देयर इज मोर रियलिस्टिक सिनेरियो दैट एक्चुअली ओकर्स इन अ रियल वर्ल्ड। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कई बार ऐसा होता है कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में मार्केट में एग्जिस्ट करता ही ना हो, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा कोई केस नहीं है। ये एक ऐसा रियलिस्टिक सिनेरियो है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद कहता है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन there are still a large number of buyers as well as sellers। बेचने वाले भी बहुत ज्यादा हैं और खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। बट दे ऑल डू नॉट सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट, पर इनमें से कोई भी होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल नहीं करता। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, एक तरफ डव का हमने साबुन रखा हुआ है विदाउट रैपर, कोई रैपर नहीं है, ठीक है, हमने साबुन रखा है। दूसरी तरफ हमने डेटॉल का साबुन रखा है, ठीक है। अब आप देख के ही बता सकते हो कि ये जो साबुन है वो किस कंपनी का है। कैसे बता सकते हो, उसके शेप, उसके साइज, उसकी क्वालिटी, उसकी फ्रेग्रेंस, सब कुछ क्या होती है, डिफरेंट होती है। यहाँ तक कि प्राइस भी अलग अलग होती है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बट दे ऑल डू नॉट सेल होमोजेनियस गुड्स, द प्रोडक्ट आर सिमिलर बट ऑल सेलर्स सेल स्लाइटली डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सिमिलर होगा, बिकेगा तो साबुन ही बिकेगा, लेकिन उसकी जो क्वालिटीज हैं वो सब क्या रहेंगी, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। उसके बाद कहता है नाउ द कंज्यूमर हैव द प्रेफरेंस ऑफ चूजिंग वन प्रोडक्ट ओवर अनदर। अब क्या होता है, इसकी वजह से कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं कि इतने सारी वेराइटीज में से वो कौन से प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है, कौन से प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, ये उसकी प्रेफरेंस और उसकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद कहता है द सेलर कैन ऑल्सो चार्ज अ मार्जिनली हायर प्राइसेस सिंस दे मे एंजॉय सम मार्केट पावर, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, मार्केट पावर को एंजॉय कर सकते हैं। सो द सेलर्स बिकम द प्राइस सेटर्स एट द सर्टेन एक्सटेंट। अब देखो यहाँ हमने पढ़ा था कि इस तरह की मार्केट क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। जो इंडस्ट्री प्राइस रख देती है वही प्राइस ये लोग चलाती हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्राइस सेटर्स होती हैं। ये अपने प्राइस को
खुद सेट करती हैं कि वो उस प्रोडक्ट को कितने में बेचना चाहती हैं और कितने बेचना नहीं चाहती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, the market of commercials of a monopolistic competition, the products are also similar but slightly differentiated in terms of taste and flavors. Another examples are toothpaste. ठीक है, यहाँ पे अलग अलग हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट का एग्जाम्पल हो गया आपका, इवन सोप का एग्जाम्पल जो अभी हमने लिया था वो हो सकता है, आपके किसी भी कॉस्मेटिक का एग्जाम्पल, फूड आइटम्स के एग्जाम्पल्स, काफी सारी चीजें इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो याद रखने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया सोप्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपको टूथपेस्ट का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, टूथपेस्ट हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। देखो मार्केट में कितने तरह की वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट मिलते हैं, कोलगेट में भी अलग अलग, एक में नमक पड़ेगा, एक में नीम पड़ेगी, एक में नींबू पड़ेगा, धनिया मिर्ची भी डाल देंगे कुछ दिनों में ये लोग, ठीक है। तो इस तरह की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी इनमें किसी तरह का कोई डाउट है? दोनों में परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक। अगर मीनिंग क्लियर होगा तभी हम चैप्टर को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जब आपका इक्विलिब्रियम निकालने को आएगा उस टाइम पे हम इसी बेसिस में इसको समझ नहीं पाएंगे। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, इतने ही टॉपिक्स, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और ताकि इसका मतलब प्रॉपर नोट्स क्रिएट कर सको। और इवन आपके पास जो 12th की बुक्स होंगी ना, उससे भी आप लोग इस टॉपिक को काफी अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैम 12th की बुक पढ़ी है तो उससे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और बाकी आपने जो नोट्स दिए हैं उसको देख लेंगे। उससे कर लेना। एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया, ठीक है, उसको फिल कर लो। 10 तारीख लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की। क्या कहते हैं, कब से एग्जाम्स हैं? एग्जाम्स तो देखो अगस्त में सुनने में आ रहा है कि 6 सेमेस्टर वालों के हैं। तुम लोग का भी कुछ पता नहीं है कि कब एग्जाम होंगे, मतलब अभी किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। अच्छा, तो मैम फॉर्म फिल कर सकते हैं ना? क्या चीज? फॉर्म फिल कर सकते हैं ना? कर तो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कंफर्म बोल नहीं सकते इस बारे में कि क्या होगा। तो अभी रुक के करें कि कर दें? क्या चीज? फॉर्म अभी फिल करना हो तो अभी कर दें कि थोड़े टाइम बाद करें? वो तुम्हारे ऊपर, तुम कब भरना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि 10 तारीख लास्ट डेट है, कभी भी फिल कर दो, उससे पहले ही करना, क्योंकि फिल करना तो देखो इम्पोर्टेंट है। अब एग्जाम हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट आपके उसी मार्क्स के बेसिस पे, आपने फॉर्म भरा होगा तभी रिजल्ट निकलेगा, अदरवाइज रिजल्ट भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो फॉर्म तो भरना ही है, 10 तारीख आ गई है, फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। एग्जाम होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया था? एक बार मैं भी अटेंडेंस ले लूं। अहमद